नमस्कार। ज्योतिष के इस रहस्यमय सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नो योर प्लैनेट्स। आज हम ज्योतिष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जो है कुंडली में संतान योग। हर व्यक्ति के जीवन में संतान सुख का एक बड़ी इच्छा होती है। ज्योतिष शास्त्र हमें यह जानने में मदद करता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में संतान प्राप्ति के कैसे योग हैं। क्या इसमें कोई बाधा है? या संतान सुख मिलेगा? मिलेगा तो कब मिलेगा? इस वीडियो में हम कुंडली में संतान सुख को समझेंगे और कई उदाहरण भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। संतान योग है क्या? जन्म कुंडली में ग्रहों और भावों के कुछ विशेष स्थितियां होती हैं जो ये संकेत देती हैं कि व्यक्ति को संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो आसानी से मिलेगा या कठिनाइयों से मिलेगा, और कब तक मिल सकता है। इन्हीं स्थितियों के अध्ययन को संतान योग का विश्लेषण कहते हैं। अब जानते हैं संतान योग से जुड़े कुछ मुख्य कारक यानी की फैक्टर्स। पंचम भाव, यह कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है जो सीधे संतान, बुद्धि, शिक्षा, पुण्य और प्रेम संबंधों को दर्शाता है। इस भाव का मजबूत होना संतान प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक है। पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी ग्रह कौन है और वो कुंडली में कहाँ बैठा है, कितना बलवान है, यह संतान योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु बृहस्पति यानी जुपिटर, गुरु ग्रह को ज्योतिष में संतान का मुख्य कारक माना गया है। गुरु की शुभ स्थिति और बलवान होना संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद माना जाता है। और कई अन्य भाव भी इस योग के बनने के लिए सहायक होते हैं, जैसे नवम भाव जो कि भाग्य और पिता का भाव है। पंचम से पंचम होने के कारण यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। लग्न यानी खुद का भाव है, और चंद्रमा जो मां का कारक है। यह सब भी अप्रत्यक्ष रूप से संतान योग को प्रभावित करते हैं। अब जानते हैं कि शुभ संतान योग कुंडली में कैसे बनते हैं। पंचम भाव और पंचमेश का बलवान होना। यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा बैठे हों, या पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, साथ ही पंचमेश यानी फिफ्थ लॉर्ड कुंडली में मजबूत होकर केंद्र में बैठे हों, यानी 1, 4, 7, 10, या त्रिकोण यानी 1, 5, 9 भाव में बैठे हों और उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो शुभ संतान योग बनता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी की वृष लगन की कुंडली है। पंचम भाव कन्या राशि का होगा और पंचमेश बुध यानी मरकरी होगा। यदि बुध अपनी उच्च राशि कन्या में ही पंचम भाव में बैठा हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो, तो यह एक अत्यंत शुभ संतान योग है। गुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव, यदि गुरु बलवान होकर अपनी राशि धनु, मीन में या उच्च राशि कर्क में या केंद्र त्रिकोण भाव में हो और पंचम भाव या पंचमेश को देख रहे हो या उनसे अच्छा संबंध बना रहे हो, तो यह भी शुभ संतान योग बनाता है। दूसरा, गुरु बृहस्पति का प्रभाव। यदि गुरु ग्रह बलवान होकर अपनी राशि धनु, मीन में हो या उच्च राशि कर्क में हो या फिर केंद्र या त्रिकोण भाव में हो और पंचम भाव या पंचमेश को देख रहे हो या उससे कोई अच्छा संबंध बना रहे हो, तो यह भी शुभ संतान योग बनाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है जिसमें का पंचम भाव वृश्चिक राशि का होगा और पंचमेश मंगल यानी मार्स होगा। गुरु इस लग्न के लिए भाग्येश यानी नाइन्थ लॉर्ड भी है। यदि गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में लगन यानी फर्स्ट हाउस में बैठे हों और वहां से पंचम भाव, नवम भाव और सप्तम भाव को देख रहे हों, तो यह संतान, भाग्य और वैवाहिक सुखों तीनों के लिए बहुत ही अच्छा योग बना जाता है। तीसरा योग, लग्नेश और पंचमेश का संबंध। यदि लग्न का स्वामी यानी लग्नेश और पंचम का स्वामी पंचमेश आपस में मित्र हों और कुंडली में एक साथ किसी अच्छी जगह यानी केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों या एक दूसरे को देख रहे हों या फिर इनका राशि परिवर्तन हो, जिसको हम एक्सचेंज ऑफ साइंस भी कहते हैं, तो भी यह बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश सूर्य यानी सन है और पंचमेश गुरु होते हैं
यानी जुपिटर, सूर्य और गुरु जो कि आपस में मित्र हैं, यदि सूर्य और गुरु एक साथ पंचम भाव धनु राशि में या नवम भाव मेष राशि में या फिर लग्न में ही सिंह राशि में बैठे हों, तो यह एक अच्छा संतान योग बनता है। चौथा योग, नवम भाव यानी भाग्य भाव का सहयोग। पंचमेश और नवमेश का एक साथ शुभ भाव में बैठना या आपस में संबंध बनाना भी संतान प्राप्ति और भाग्य का साथ दिखाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली है, इसमें शनि पंचमेश हैं और नवमेश बुध बनते हैं यानी मरकरी। यदि शनि और बुध एक साथ नवम भाव यानी मिथुन राशि में या पंचम भाव यानी कुंभ राशि में या लग्न में ही यानी तुला राशि में हो, तो यह संतान के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब जानते हैं कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं या युतियां हैं जो संतान प्राप्ति में बाधा या विलंब के योग बनाते हैं। सबसे पहला, पंचम भाव या पंचमेश का पीड़ित होना। पंचम भाव में शनि, राहु, केतु बैठे हों और उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, या पंचमेश कमजोर हो यानी नीच के हों, अस्त हो या शत्रु राशि में हो, या कुंडली के तिर्क भाव जैसे 6, 8, 12 वाले घर में बैठे हों या पाप ग्रहों से दृष्ट हों, तो यह योग बनता है जिसके कारण संतान में दिक्कतें आती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मिथुन लग्न की कुंडली है जिसमें पंचमेश शुक्र होते हैं और शुक्र अपनी नीच राशि यानी कन्या में चौथे भाव में बैठे होते हैं और उस पर शनि या मंगल की दृष्टि हो, तो यह संतान प्राप्ति में बाधा या विलंब संकेत करता है। दूसरा योग, गुरु बृहस्पति का कमजोर या पीड़ित होना। संतान का कारक गुरु ग्रह को माना गया है। अगर वह स्वयं ही कमजोर हो यानी नीच राशि मकर में हो, अस्त हो या पाप ग्रहों जैसे राहु, केतु, शनि के साथ बैठे हों या उनसे दृष्ट हों, खासकर यदि यह स्थिति 6, 8, 12 भाव में बन रही हो, तो यह भी संतान सुख में बाधा का कारण बनता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि किसी कुंडली में गुरु मकर राशि यानी नीच के होके 8वें भाव में बैठे हों और साथ में राहु भी हो, तो यह संतान संबंधी मामलों में गंभीर समस्या दे सकता है। तीसरा योग, पाप कर्तरी योग। यदि पंचम भाव में दोनों ओर के भावों यानी चौथे और छठे भाव में पाप ग्रह बैठे हों और पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह ना हो, तो पंचम भाव पाप कर्ती योग में फंस जाता है जो संतान प्राप्ति में बाधा देता है। यही स्थिति पंचमेश के साथ भी हो सकती है, यानी पंचमेश जिस भाव में बैठा हो उसके दोनों ओर पाप ग्रह हों तो भी पाप कर्तरी योग बनता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि पंचम भाव में कोई ग्रह ना हो लेकिन चौथे भाव में शनि और छठे भाव में मंगल बैठे हों, तो पंचम भाव पीड़ित माना जाता है। चौथा, सप्तांश कुंडली यानी D7 चार्ट। संतान से जुड़े सूक्ष्म विश्लेषण के लिए जन्म कुंडली के साथ साथ सप्तांश कुंडली यानी D7 का अध्ययन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ग कुंडली में पंचम भाव पंचमेश और गुरु की स्थिति विशेष रूप से देखी जाती है। इसके अलावा कई और भी अन्य कारण होते हैं जिससे संतान सुख प्राप्ति में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे कभी-कभी पुरुषों की कुंडली में शुक्र और सूर्य की कमजोरी होना या स्त्री की कुंडली में चंद्रमा और मंगल की कमजोरी भी संतान प्राप्ति में समस्या दे सकती है। साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि दशा और गोचर का बहुत बड़ा महत्व होता है। कुंडली में संतान योग होने पर भी संतान का जन्म सही समय आने पर ही होता है। यह समय मुख्य रूप से पंचमेश, गुरु या पंचम भाव से संबंधित ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यांतर दशा पर निर्भर करता है। साथ ही गुरु और शनि का गोचर यानी ट्रांजिट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब गोचर के ग्रह कुंडली के शुभ संतान योगों को सक्रिय करते हैं, तब संतान प्राप्ति की संभावना ज्यादा होती है। कुंडली में संतान योग का विश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक कारकों को ध्यान में रखना होता है। केवल एक योग के आधार पर कोई निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए और पूरी कुंडली का ओवरऑल एनालिसिस ही सही मार्गदर्शन दे सकता है। यह वीडियो आपको एक बुनियादी समझ देने के लिए था। अपनी व्यक्तिगत कुंडली के सटीक विश्लेषण और मार्गदर्शन के लिए हमेशा किसी अनुभवी और योग्य ज्योतिषी से संपर्क करना चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था
कुंडली में संतान योग का विस्तृत वीडियो। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।